हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम यहाँ फिर से मौजूद हैं आपके साथ एक नए टॉपिक हाँ मतलब टॉपिक कह सकते हैं, क्योंकि इधर हम लोग कुछ फॉर्म्स और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले में कहा था कि हम लोग इसमें कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म करने वाले हैं। तो रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म्स होती हैं एक तरीके की। अब ये मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, मतलब क्या होता है कि हम लोग एसी सर्किट को ग्राफिकल फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरा फॉर्म होता है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, तो इधर मैथमेटिकल फॉर्म जो होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म और एक होती है हमारे पास पोलर फॉर्म। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होता है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एसी सर्किट की मतलब इम्पीडेंस की इक्वेशन को। तो इधर इम्पीडेंस जो होता है वो होता है ए प्लस माइनस जे बी। ठीक है, मतलब ये एक तरीके की रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है जिसमें हम लोग इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इधर जे की वैल्यू जो होती है वो होती है √-1, मतलब एक तरीके से जे जो होता है वो आयोटा की तरह मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वो एक तरीके से आयोटा की वैल्यू होती है, एक तरीके से आयोटा की वैल्यू होती है। तो ये होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, और इधर ए और बी जो हैं वो हमारे आर या एल हो सकते हैं। मतलब हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जेड एल होता है आर प्लस जे टाइम्स एक्स एल, और जेड सी होता है आर प्लस तो नहीं, इधर माइनस होता है जे टाइम्स एक्स सी। तो इधर ये हम लोग इम्पिडेंस ऑफ इंडक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपेसिटर को इस तरीके से। तो इंडक्टर में हम लोग प्लस लेते हैं और इधर जो है हम लोग माइनस लेते हैं। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इंडक्टर जो होता है उसमें वोल्टेज लीड करती है, तो इसलिए हम लोग प्लस ले रहे हैं इधर। और इधर जो है कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है, तो इसलिए हम लोग इधर माइनस लेते हैं। मतलब ये बेसिकली फॉर्म्स हैं, तो इसका कोई प्रूफ होगा पर मेरे को इतना नहीं पता। ठीक है, तो इधर ये जेड एल और जेड सी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये होती है हमारी रेक्टेंगुलर फॉर्म्स। फिर उसके बाद होती है हमारे पास पोलर फॉर्म्स। पोलर फॉर्म्स जो होती हैं वो हम लोग को मैग्नीट्यूड बताती हैं। मैग्नीट्यूड बताती हैं इम्पीडेंस का। तो इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड जो होता है, मतलब इधर हम लोग जेड को लिख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इन एट एन एंगल ऑफ +-5। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इम्पीडेंस को, जहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ जेड जो होता है वो √r² प्लस एक्सएल स्क्वायर या √r² प्लस एक्सी स्क्वायर होता है। और ये जो होता है मतलब हम लोग इधर एंगल लिखते हैं इसके साथ में रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये इंडक्टर होगा या क्या होगा। तो अगर हमारे पास इंडक्टर होता है तो हम लोग +5 लेते हैं, और अगर माइनस होता है तो हम लोग मतलब अगर हम लोगों के पास कैपेसिटर होता है तो हम लोग -5 लेते हैं उस एंगल को। सेम वही कंसेप्ट, इधर माइनस है तो इधर भी हम लोग माइनस ही रखेंगे, इधर प्लस है तो इधर हम लोग प्लस रखेंगे। ठीक है, तो ये ना मैथमेटिकल फॉर्म होती हैं और ये मतलब ज़्यादा डिस्कस करने की चीज़ नहीं है, इसके ऊपर सीधा हम लोग न्यूमेरिकल्स पे ही चलते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को और देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन सबसे पहला जो है पैरेलल सर्किट का। मैंने सीधा पैरेलल सर्किट से ही स्टार्ट किया है। तो अब इसके बाद हम लोग आ रहे हैं पैरेलल सर्किट के पहले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पैरेलल सर्किट कंसिस्ट ऑफ टू ब्रांचेस, वन कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम एंड इंडक्टेंस दिस। तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग बना लेते हैं इसका सर्किट डायग्राम। तो कुछ इस तरीके से कह रहा है कि पैरेलल सर्किट है, एक है हमारे पास रेजिस्टेंस और इंडक्टर का, और दूसरे में ये है कि द अदर इंडक्टिव रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का है दूसरा जो इधर लगा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और फिर ये दोनों एक दूसरे से अटैच होके मतलब कंबाइन होके सर्किट के साथ कनेक्टेड हैं। एक सर्किट है जो है 240 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड, इधर मैंने ले लिया 240 वोल्ट, इधर है 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज मीन्स। ठीक है, और क्या क्या गिवन है, पहले वाले में हम लोगों को गिवन है इधर 5 ओम है और इधर है हम लोगों को 38.2 मिली हेनरी। ठीक है, और दूसरे सर्किट में 16 ओम का रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर है 300 माइक्रोफेरेड का।
ठीक है, तो हम लोगों को निकालना क्या है, करंट निकालना है हर ब्रांच से, टोटल करंट निकालना है, सर्किट का फेज एंगल निकालना है और हम लोगों को निकालना है इम्पीडेंस। ठीक है, तो अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों को इंडक्टर गिवन है, तो हम लोग इसको एक्सएल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक्सएल होता है हमारे पास ओमेगा इंटू एल, जो होता है 2πf इंटू एल। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन है, तो 2 इंटू पाई इंटू 50 इंटू 38.2 इंटू 10⁻³ आ जाएगी हमारी एक्सएल की वैल्यू, जो हो जाएगी हमारी 12 ओम्स के अप्रॉक्सीमेटली। फिर अब हम लोग निकालेंगे एक्स सी की वैल्यू, क्योंकि इधर हम लोग को रिएक्टेंसेस के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म को। तो एक्स सी हो जाएगा 1/ओमेगा सी, मतलब क्या इधर 1/2πf इंटू सी, जो इधर से एक्स सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10.61 ओम्स के अराउंड। तो ये आएगी हमारी एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू। अब इसके बाद हम लोग इधर इसको Z1 इम्पिडेंस ले लेते हैं और इधर Z2 इम्पिडेंस ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में इम्पिडेंसेस जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो अब देखते हैं Z1 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्म इसके लिए हो जाएगी क्या, R प्लस JL। तो R है हमारे पास 5 प्लस लेंगे हम लोग J इंटू एक्सएल है हमारे पास 12, तो 12J। तो ये हो गई हमारी रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसी के साथ ही हम लोग पोलर फॉर्म भी लिख लेते हैं। तो पोलर फॉर्म ये है हमारी, यहाँ लिख लेते हैं रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब पोलर जो होती है वो होती है Z1 होता है क्या, मॉड्यूलस ऑफ Z1, और इधर होता है एंगल फाई के साथ। तो Z1 का मॉड्यूलस इधर से कैसे निकालते हैं हम लोग, √5² प्लस 12²। ठीक है, जो हमारे पास इधर आएगा 13 के इक्वल, और इधर फाई की वैल्यू जो होती है वो हो जाती है tan इनवर्स 12/5 हो जाएगी इधर डायरेक्टली वैल्यू फाई की। तो इधर से एंगल आएगा हमारे पास इसका 67.38 डिग्रीज। तो इधर से Z1 की वैल्यू हो जाएगी 13 एट एन एंगल ऑफ 67.38 डिग्रीज, और इसको हम लोग रखेंगे पॉजिटिव, क्योंकि इधर साइन पॉजिटिव है, तो tan इनवर्स 12/5 जो हो जाएगा वो पॉजिटिव में ही रहेगा। तो ये हो गई हमारी रेक्टेंगुलर फॉर्म। और अब Z2 की इक्वेशन लिख लेते हैं, Z2 की रेक्टेंगुलर फॉर्म लिख लेते हैं। वो हो जाएगी 16 माइनस J टाइम्स एक्स सी था हमारे पास 10.61। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब इसकी पोलर फॉर्म भी लिख लेते हैं, जो हो जाएगी Z2, और इधर हो जाएगा -5 हो जाएगा इधर। तो इधर से ये, मतलब अब मैं ये पूरा का पूरा स्टेप नहीं करके बता रहा, सीधा लिख रहा हूँ। Z2 की वैल्यू हो जाएगी इधर से 19.19 एट एन एंगल ऑफ -33.54 डिग्रीज। ठीक है, तो Z1 और Z2 की वैल्यूज़ ये हो जाएंगी। अब इसके बाद हम लोगों को Z टोटल निकालना है। तो वो जब पैरेलल के क्वेश्चंस कर रहे हो तो सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि Z1 और Z2 की फॉर्म्स लिखी और फिर उसके बाद Z टोटल निकाल लिया। तो ये जो Z टोटल आएगा वो कैसे आएगा, इधर जो है हम लोग रेजिस्टेंस जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, वैसे ही हम लोग इधर Z टोटल निकालेंगे। तो वो हो जाएगा Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2। जैसे हम लोग एकदम एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस निकालते थे, वैसे ही हम लोग इधर भी Z टोटल निकालेंगे। तो इधर क्या होता है कि हम लोग Z1 और Z2 के इन दोनों को मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, क्या है इसका नाम, पोलर फॉर्म्स को, पर उन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। तो इधर से इधर इसीलिए मल्टीप्लिकेशन में तो हम लोग Z1 कहाँ है, ये है ना, तो 13 इंटू 19.19 कर देंगे, और एंगल जो हो जाएंगे वो सीधा 67.38 प्लस, मतलब इधर माइनस हो जाएगा तो -33.54 डिग्रीज हो जाएगा। और डिवीजन में जो हो जाएगा वो हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म लिखेंगे, जो होगी Z1 जो है इधर थी 5 + 12J, और Z2 की वैल्यू थी इधर हमारे पास 16 माइनस 10.61J। ठीक है, तो अब इधर से हमारे पास आगे वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 13 इंटू 19.19, इसका एंगल हो जाएगा 33.84,
33.8 और इधर नीचे हो जाएगा क्या, जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 21 प्लस 1.39 J। तो अब ये जो चीज़ आई इसका फिर से हम लोगों को पोलर फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो इधर से हमारे पास Z टोटल आएगा क्या, डिवीजन में आ जाएगा 21.045 एट एन एंगल ऑफ 3.78 डिग्रीज, और न्यूमरेटर में यही चलेगा जो है 13 इंटू 19.19 एट एन एंगल ऑफ 33.8। ठीक है, फिर अब इधर से Z टोटल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 11.85 एट एन एंगल ऑफ 30.06। तो इधर ये तो हम लोग डिवाइड कर देंगे और इस 3.78 को ऊपर भेज देंगे माइनस के साथ, तो इधर इसीलिए हम लोगों के पास ये हो जाएगी वैल्यू 30.06 एंगल की। तो इधर से हम लोगों के पास जो हम लोगों को फेज एंगल निकालना था वो तो आ गया हम लोगों के पास 30.06, क्योंकि इसके बाद ये टोटल सर्किट का एंगल जो हो गया वो यही हो गया। फिर इधर हम लोग निकाल लेते हैं VRMS इज इक्वल्स टू IRMS इंटू Z टोटल से IRMS की वैल्यू। ठीक है, तो इधर से IRMS की वैल्यू हो जाएगी क्या, VRMS है हमारे पास 240 डिवाइडेड बाय Z टोटल है इधर से 11.85 एट एन एंगल ऑफ 30.06। तो इधर से IRMS टोटल की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 20.25 एट एन एंगल ऑफ -30.06। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास IRMS की वैल्यू ये, और इधर फेज एंगल आ गया हमारे पास -30.06। तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि हमारा ओवरऑल सर्किट जो है वो इंडक्टिव है। ठीक है, क्योंकि इधर एंगल जो है वो माइनस में है और करंट जो है वो तभी लैग करता है जब हमारा हो इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, तो अब हम लोग IRMS 1 और IRMS 2 की भी वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं। तो IRMS 1 हो जाएगा VRMS जो है 240 डिवाइडेड बाय Z1 की वैल्यू थी हमारे पास 13, तो 13 एट एन एंगल ऑफ 67.38। तो इधर से IRMS 1 की वैल्यू आ जाएगी 18.46 एट एन एंगल ऑफ -67.38। तो इधर से IRMS 1 की वैल्यू जो आ रही है वो माइनस के एंगल में आ रही है, तो इसका मतलब ये जो हम लोगों ने स्टेप पूरा का पूरा सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि इंडक्टर के केस में क्या होता है, इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है, और इसमें हम लोगों को मतलब इधर करंट जो है वो माइनस में आया है, तो मतलब इसका कि करंट जो है वो लैग हो रहा है और मतलब सही में ठीक है। तो इधर से IRMS 2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 240 डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू है हमारे पास 19.19 एट एन एंगल ऑफ -33.54। इधर एंगल 0 है इसके साथ, तो इसलिए 0 प्लस के साथ हो जाएगा। तो इधर से IRMS 2 की वैल्यू हो जाएगी 12.506 एट एन एंगल ऑफ +33.54 एम्पियर्स भी लगाना है फिर आगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि Z1 और Z2 जो हैं उन दोनों का प्रोडक्ट तो हो सकता है पोलर फॉर्म में, पर उन दोनों का एडिशन नहीं हो सकता पोलर फॉर्म में। अगर आपको ऐड करना है तो आपको उसको ऐड रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही करना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो दोनों एंगल्स होते हैं, जैसे इधर दोनों एंगल्स थे वो दोनों ऐड अप हो जाते हैं, और बाकी तो पूरा का पूरा वैसे ही सेम ही है। मतलब सेम तो नहीं कह सकते, मतलब ये थोड़ा सा नया टॉपिक है, तो इसके लिए हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस और देखेंगे अगली बार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, और ये है हमारे रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच।